हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे जो कि पार्ट 6 है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के स्थिति विस्तार तथा जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का विवरण दें। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका इस महाद्वीप का नाम 1507 ईस्वी में इटली के अन्वेषक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका रखा गया। तो किसके नाम पर? तो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। और कब? देखिए तो 1507 में। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। तो यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में 73 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यहाँ कर्क रेखा उत्तरी मैक्सिको के मध्य से तथा उत्तरी ध्रुव रेखा कनाडा के उत्तरी भाग से गुजरती है। पश्चिमी गोलार्ध में 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। इसमें देखिए, इसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का, मेक्सिको आदि, मध्य अमेरिका आदि शामिल हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति विस्तार, जलवायु तथा प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप, यह महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका से 2 गुना है। इस महाद्वीप में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान व सबसे बड़ी नदी पाई जाती है। यह महाद्वीप विश्व के लोगों से बहुत समय तक अपरिचित रहा। इस कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप देखिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह महाद्वीप विश्व के लोगों से बहुत समय तक अपरिचित रहा, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। और देखिए, इसके उत्तर में सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ समुद्र की ओर बहकर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। यहाँ की जलवायु आर्द्र और गर्म है। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्थिति और विस्तार। अफ्रीका 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर समान रूप से फैला हुआ है। यह 17 डिग्री यानी कि देखिए 17 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 50 डिग्री यानी 50 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। मुख्य मध्याह्न रेखा इसके पश्चिमी भाग से गुजरती है। अफ्रीका चारों ओर से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। यानी कि देखिए, अफ्रीका जो है चारों ओर से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर है। अगर देखिए बात कर ली जाए कि इसके पूर्व में कौन सा महासागर है, तो इसके पूर्व में देखिए हिंद महासागर है। पूर्व में कौन सा है? तो हिंद महासागर है। और पश्चिम की अगर बात की जाए तो देखिए पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। और अगर उत्तर की बात कर ली जाए कि उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में भूमध्य सागर है। उसके बाद चलते हैं जलवायु, ये पॉइंट देख लेते हैं। जलवायु उष्ण कटिबंध में आने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म और नम है। यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण तटीय भागों की जलवायु सम रहती है। इथोपिया संसार का सबसे गर्म स्थान है। देखिए, संसार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो देखिए इथोपिया। कौन सा है? तो इथोपिया। आप लोग याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। और देखिए, यहाँ का औसत तापमान
34.5 डिग्री के लगभग रहता है और लीबिया का भी तापमान सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में हम लोग देखते हैं 1, तो कांगो बेसिन में रबड़ के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी देखिए रबड़ के वृक्ष कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कांगो बेसिन। कहाँ, तो कांगो बेसिन। और देखिए यहाँ उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय प्रदेशों में नारियल, पश्चिमी अफ्रीका और नाइजीरिया में ऑयल पाम तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में डेट पाम पाया जाता है। और देखिए चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त कोकाओ के वृक्ष यानी पश्चिमी अफ्रीका, देखिए पश्चिमी अफ्रीका, घाना और नाइजीरिया में पाए जाते हैं। कोको वृक्ष भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। देखिए अगर बात कर ली जाए कि कोको वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए कोको वृक्ष अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए प्रमुख फसलें, अगर फसलों की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्का, चावल और कसावा आदि है। इसके अतिरिक्त यहाँ कॉफ़ी, कपास, मूंगफली भी पैदा की जाती है। यहाँ के मुख्य फल केला, पपीता, नींबू, संतरा व अंगूर है। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख पशु। तो यहाँ के मुख्य पशु भैंस, गुरिल्ला, चिंपांजी, चीता व मगरमच्छ हैं। तो देखिए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति, विस्तार, जलवायु तथा प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कर रहे थे, यानी यहाँ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो स्थिति और विस्तार, जलवायु और देखिए प्राकृतिक संसाधन में वन, प्रमुख फसलें और प्रमुख पशुओं को देखा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के स्थिति, विस्तार तथा जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को समझाएं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। क्या नाम है इसका पूरा नाम है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका एक ही देश ऑस्ट्रेलिया है। इसमें देखिए तस्मानिया की ज़मीन व छोटे छोटे महाद्वीप हैं। उसके बाद देखिए इसकी अगर स्थिति और विस्तार की बात कर ली जाए तो देखिए यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह 12 डिग्री यानी 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 38 यानी कि 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसके मध्य में मकर रेखा गुजरती है। इसका 114 यानी 114 डिग्री पूर्वी देशांतर से 154 यानी कि 154 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। उसके बाद देखिए अगर जनसंख्या वितरण एवं घनत्व की बात कर ली जाए तो देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया में विश्व की जनसंख्या का लगभग 0.3%, कितना, तो 0.3% भाग निवास करता है। मुख्यतः पूर्वी तटीय प्रदेशों में ही जनसंख्या केंद्रित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप का सामान्य परिचय दीजिए। तो इसमें देखिए सामान्य परिचय में देख लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। कहाँ स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप, तो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर। यह पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, तो पूरे रूप से यानी पूर्ण रूप से ये बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे सफ़ेद महाद्वीप क्यों कहा जाता है, यानी कि देखिए किसको सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, सफ़ेद महाद्वीप। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है।
यहाँ पर शुष्क, तेज एवं बर्फीली हवाएं चलती हैं, क्योंकि भाई जब बर्फ से ढका हुआ है तो यहाँ की जो हवाएं होंगी तो वो बर्फीली हवाएं तो होंगी ही। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और देखिए भारत के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है और इसकी खोज सन 1920 ईस्वी में की गई थी। किसकी खोज 1920 ईस्वी में की गई थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की। या इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं स्थिति और विस्तार। अगर देखिए स्थिति और विस्तार की बात कर ली जाए तो इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल गर्मियों में 142 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु सर्दियों में इसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है, क्योंकि समुद्र का जल भी जमकर इसके सीमा क्षेत्र को बढ़ा देता है। अब देखिए 99% भाग स्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है और कुछ क्षेत्रों में इसकी मोटाई 4800 मीटर तक है। बर्फ के नीचे अंटार्कटिका में पहाड़, मैदान और घाटियां हैं। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है, पूर्वी अंटार्कटिका एवं पश्चिमी अंटार्कटिका। अब देखिए जलवायु की अगर बात कर ली जाए तो देखिए सभी महाद्वीपों में यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, बर्फीली हवाएं चलती हैं। उसके बाद अगर प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात कर ली जाए तो देखिए प्राकृतिक संसाधन में बर्फ से ढके होने के कारण वनस्पति नगण्य है। सामान्य रूप से यहाँ पर मॉस और लाइकेन पौधे पाए जाते हैं। ये अधिकतर तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। जहाँ पर तापमान थोड़ा सामान्य होता है वहाँ पर घास व फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की वन संपदा का वर्णन कीजिए। तो देखिए विश्व में निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। तो इन वनों का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशी के मध्य हैं। ये मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी का बेसिन व मध्य अमेरिका, अफ्रीका में कांगो नदी का बेसिन, एशिया में दक्षिणी पूर्वी महाद्वीपों आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन। तो इन वनों का विस्तार देखिए महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इन वनों के मुख्य क्षेत्र मानसूनी प्रदेश हैं, जिनमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के फिलीपींस, हिंद, चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, दक्षिणी चीन, नेपाल आदि आते हैं। उसके बाद देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। तो ये वन उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र एशिया में चीन, जापान और कोरिया, मंचूरिया, अमेरिका में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का सेंट लॉरेंस बेसिन तथा पश्चिमी यूरोप में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों का आर्थिक महत्व बताएं। तो खनिजों का आर्थिक महत्व, खनिजों का विशेष महत्व होता है। मानव की प्रगति में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग आदि मानव इतिहास का विभाजन खनिजों के महत्व को कितना प्रभावशाली सिद्ध करता है। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाना भी उनके आर्थिक महत्व पर प्रभाव डालता है।
आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों का महत्व निम्न तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पर है समस्त उद्योग धंधों का आधार, सेकंड नंबर पर है परिवहन के साधनों का विकास, थर्ड नंबर पर है ऊर्जा शक्ति के साधन, फोर्थ नंबर पर है देश की सुरक्षा में योगदान, 5 नंबर पर है दैनिक उपयोग और देखिए यानी दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुओं की उपलब्धि, और 6 नंबर पर है खनिजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, और 7 नंबर पर है खनन में लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खनिज पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो देखिए और अथवा करके क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं कि भारत में देखिए खनिज पदार्थों का वर्णन करते हैं। खनिज पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज में क्या क्या आता है? तो इसमें लौह आ जाता है, और देखिए क्या क्या आ जाता है, लौह आ जाता है और तांबा हो जाता है, टिन हो जाता है, जस्ता हो जाता है, सीसा, चांदी, सोना आदि हो जाता है। उसके बाद देखिए और इसमें धात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। तो जो लौह धात्विक खनिज है उसमें जैसे लौह, मैग्नीशियम, कोबाल्ट आदि, और आलोह धातु यानी अलोह धात्विक खनिज में हो जाते हैं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी आदि। फिर चलते हैं देखते हैं अधात्विक खनिज को देख लेते हैं जैसे गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टस आदि। तो अब आप लोगों आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि धात्विक और अधात्विक क्या होता है। तो देखिए जो धात्विक होता है उसमें जैसे लौह, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, तांबा, सोना, जस्ता, चांदी ये हो जाते हैं। अधात्विक में गंधक, जिप्सम, एस्बेस्टस आदि हो जाते हैं। और देखिए खनिज ईंधन में कौन कौन हो जाते हैं? तो जैसे कोयला हो जाता है, पेट्रोलियम हो जाता है, प्राकृतिक गैस व अणु आदि हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहा कितने प्रकार का होता है? हमारे जीवन में धातुओं का उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यानी लौह धातु में अन्य पदार्थों के मिले होने से इसे लौह अयस्क भी कहते हैं। लौह धातु यानी लौह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट 4 प्रकार होते हैं। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो लौह धातु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। इसी प्रकार अन्य धातु में जैसे तांबा हो जाता है, टिन हो जाता है, पतला, सीसा, चांदी, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, सीसा आदि का औद्योगिक तथा सामान्य जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स देखिए एग्ज़ाम के बारे में अगर बात की जाए तो डीएलएड 1st और 3rd सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट तो आ चुकी है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बीच में ये भी न्यूज़ आई कि वीडियो का एग्ज़ाम होने की वजह से यानी कि 26 और 27 को जो एग्ज़ाम है वीडियो का और डीएलएड का भी एग्ज़ाम है, तो दोनों एक साथ में एग्ज़ाम कैसे कराया जाए? अगर साथ में दोनों एग्ज़ाम हो रहे हैं तो कुछ बच्चों को यानी कि देखिए उसमें से एक एग्ज़ाम चूज़ करना होगा और एक एग्ज़ाम को छोड़ना होगा। तो इस पे देखिए चर्चा हुई, उसके बाद में कुछ रिज़ल्ट निकल कर आया है कि हो सकता है आप लोगों की 1st सेमेस्टर की जो डेट है वो कुछ आगे बढ़ाई जाए और ये भी हो सकता है कि 3rd सेमेस्टर की भी डेट कुछ आगे बढ़ाई जाए। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, हो सकता है कि सिर्फ 1st सेमेस्टर की ही डेट आगे बढ़ाई जाए क्योंकि 26 और 27 ये इन 2 डेट में एग्ज़ाम है। इसलिए आप लोग तैयारी उसी तरीके से करते रहें जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए 2 से 4 दिन मिल भी जाते हैं तो उसमें होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए 2 से 4 दिन बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें।
और अगर डेट बढ़ती है या ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो हम आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, लौह उत्पादक के 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखे हैं। तो लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। इनमें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट और अयस्क प्राप्त होता है। इनमें लोहे की 60% से 70% अंश होता है। अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। यानी देखिए, लौह अयस्क में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखिए उत्पादन क्षेत्र, भारत में लौह अयस्क मुख्यतः बिहार में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में तथा कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर निबंध लिखिए। तो देख लेते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पेट्रोलियम जलज चट्टानों में पाया जाता है जो वनों और सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। तेल प्रायः नमकीन जल और गैसों के साथ मिला पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रबड़, विस्फोटक पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, नायलॉन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका डीएलएड 3rd सेमेस्टर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, कोयला शक्ति का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुमुखी उपयोगिता के कारण ही इसे काला सोना या काला हीरा भी कहा जाता है। तो देखिए, काला हीरा या काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयले को। भारत में उत्पादित कुल कोयले के 70% भाग का उपयोग ताप विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। शेष कोयले का उपयोग इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रसायन, कागज और असंख्य मध्यम एवं लघु उद्योगों के कच्चे माल के रूप में तथा ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति में किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में प्राकृतिक शक्ति के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं? तो देखिए, विश्व में प्राकृतिक शक्ति के 3 प्रमुख साधन हैं। फर्स्ट हो जाता है कोयला, सेकेंड हो जाता है खनिज तेल और थर्ड हो जाता है जल शक्ति। इसमें कोयला देख लेते हैं इसको डिटेल से। देखिए, कोयला शक्ति के साधनों में कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन वन प्रदेशों की वनस्पति धीरे धीरे पृथ्वी के भीतरी भाग में दब जाने और वहाँ की गर्मी से झुलस कर ठोस हो जाने से कोयला बना। ठीक है ना। कोयला कार्बनी और टर्शरी युगों से बना है। कोयला ईंधन तथा रासायनिक पदार्थों का स्रोत है। कोयला कार्बन की मात्रा और ज्वलनशील तत्वों के आधार पर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट नामक 4 प्रकार की कोयले की किस्में होती हैं। देखिए, अगर कोयले की किस्मों की बात की जाए तो देखिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट नामक 4 प्रकार की कोयले की किस्में हैं। उसके बाद देखिए, खनिज तेल की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, खनिज तेल में आपका हो जाता है देखिए, खनिज तेल की अगर बात कर ली जाए तो पेट्रोलियम जलज चट्टानों में पाया जाता है जो वनों और सामुद्रिक जीव जंतुओं के दब जाने से बना है। तेल प्रायः नमकीन जल और गैसों के साथ मिल पाया जाता है।
पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के संचालन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रबड़, विस्फोटक पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, नायलॉन, प्लास्टिक आदि के निर्माण में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसी पॉइंट में देख लेते हैं जल विद्युत शक्ति। तो शक्ति के साधनों में जल विद्युत का प्रमुख स्थान है। बहते हुए जल को ऊंचाई से नीचे गिराकर टरबाइन इंजनों से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, देखिए, संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता बताएं। तो देख लेते हैं, देखिए, और क्वेश्चन अथवा करके है, किन्हीं दो संचार साधनों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए संचार का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संचार का अर्थ क्या होता है। तो संचार से आशय शब्दों, पत्रों, सूचनाओं अथवा संदेशों द्वारा विचारों एवं सम्मतियों से विनिमय से होता है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी संचार में सभी चीज़ें शामिल हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालता है। और जैसे कि यानी कि कहने का मतलब यह है कि संचार वो चीज़ है, जैसे कोई मनुष्य है, किसी के माइंड में वो चीज़ डालना हो या उसको बताना हो तो वो एक माध्यम हो जाता है। तो ये संचार के द्वारा हम लोग कर पाते हैं। और देखिए ये है कि यह अर्थ का पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित तथा निरंतर प्रक्रिया सम्मिलित होती है। संचार द्विमार्गीय प्रक्रिया है। संचार कैसी प्रक्रिया है? तो संचार जो है वो द्विमार्गीय प्रक्रिया है। देखिए, चलते हैं संचार के साधनों की उपयोगिता, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है इंटरनेट। तो अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, इस सुविधा के माध्यम से आप प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में जानकारी प्राप्ति का मुख्य साधन क्या बन गया? तो इंटरनेट। और देखिए, वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय, शिक्षा कक्ष या प्रत्येक ऐसा संस्थान जहां शिक्षा प्राप्ति से संबंधित क्रियाकलाप किया जा रहा है, इसकी अनुपस्थिति अनिवार्य हो गई। यानी कि देखिए, आज इंटरनेट के द्वारा सारे वर्क किए जा रहे हैं और कहीं पर भी आप देख लें, उसके बिना तो जैसे कार्य संभव ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभी छात्रों को नवीनतम बिंदुओं से संबंधित गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए छात्र इंटरनेट की सहायता लेते हैं। और देखिए, इंटरनेट से आप सूचनाओं को खोजकर, उन्हें पढ़कर और आप चाहें तो उन्हें सुरक्षित भी रख सकते हैं, जिससे कि पुनः आवश्यकता पड़ने पर आप उन्हें देख पाएँ और उससे लाभ प्राप्त कर पाएँ। उसके बाद देखिए, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, वीडियो डिस्क। क्या है सेकेंड पॉइंट? तो आपका सेकेंड पॉइंट हो जाता है वीडियो डिस्क। अगर इसके बारे में चर्चा की जाए तो देखिए, वीडियो डिस्क इस सुविधा द्वारा छात्र अध्ययन से संबंधित पाठ्य सामग्री को इस वीडियो डिस्क में संग्रहित कर लेते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र को अध्ययन हेतु दी जा सके।